गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं शशांक लेकर आया हूँ आपके लिए द हिंदू के करंट अफेयर्स। तो आई होप गाइस कि जो लास्ट वीडियो था हम लोगों का वो आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन भी उससे मिली होगी। सो शुरू करते हैं। हम आज कवर करने वाले हैं अपने 25th एंड 26th अप्रैल के करंट अफेयर्स। 25th 26 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बार द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस हुए हैं। इसमें आपका आईआर का टॉपिक भी है आज, इसमें आपका पॉलिटी भी है और प्लस आपका कुछ एग्रीकल्चर से भी टॉपिक है। सो बिना वक्त ज़ाया किए लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेशन। So this is a brief about me. My name is Shashank. I have done my graduation from Delhi University in English Honours and I have more than 3 years of experience in teaching via both online and offline modes. I have given exams like Civil Services, CDS, SSC CGL, CAPF, etc. And these are my proficiency subjects which I will be teaching you guys on this YouTube channel. सो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोगों का एमिड सीज फायर फर्स्ट सेट ऑफ इंडियंस लीव्स वॉर बैटर्ड सुडान। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो दिस रिप्रेजेंट्स आवर GS2 जिसमें कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशन कवर होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी। इसमें आप लोगों को अगर गो थ्रू करना है देन ऑब्वियसली यू गाइस कैन गो थ्रू दिस आर्टिकल, बट मैंने आपको लोगों के लिए इसका एक क्रक्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स सी हम लोग इस बेसिकली आर्टिकल में यहाँ पे क्या जियोपॉलिटिक्स चल रही है। जो ये अफ्रीकन कंट्री है इसकी क्या जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, प्लस मैप, इसकी लोकेशन, इसके आसपास की कोई लेक है कि नहीं है, प्लस इससे कौन सी रेखा पास हो रही है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहां से इक्वेटर पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, सो फॉर एंड सो फोर्थ। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स from this particular article. Second आपका आर्टिकल आ जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग एंड द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इसमें आपको इंसाकॉग के बारे में जानने को दिया जाएगा, प्लस आपको पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपका साइंस एंड टेक में आता है, Science and Tech, which is your GS3. GS3. Now, इसमें हम बेसिकली जानेंगे कि जो DNA है उसमें से जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे होती है। जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है, और क्यों इंडिया के लिए या फिर क्यों वर्ल्ड में जीनोम सीक्वेंसिंग की महत्वता बहुत ज्यादा है। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। सो दिस इज आवर टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 1 एंड वी हैव अनदर टॉपिक विच इज अंडरस्टैंडिंग द टेम्परेचर एनॉमलीज। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे समर्स आ रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हम ये चीज समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे कि मार्च के मंथ में ऐसा क्यों हो रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एंड वी विल लुक
to this aspect which is anomalies as well. Moving ahead. So the first topic is from our international relations, which comes under your GS2 as mentioned. So हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि जियोपॉलिटिक्स एक्चुअली में सूडान में क्या चल रही है. ठीक है, लेट्स सी. तो हम लोगों को पूरे आर्टिकल से गो थ्रू होने की कोई ज़रूरत नहीं है. देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा मेथड क्या है, किसी भी एक पॉइंट को आप ले लीजिए. जैसे कि यहाँ पे है सूडान, आप इसके बारे में जानिए कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी कंट्री है, इसका कैपिटल क्या है, इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, आसपास की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, क्या कोई इंपॉर्टेंट लेक है कि नहीं है. तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे. हमें कहानियों में नहीं जाना है. ठीक है, कहानी सबको पता है कि सूडान में क्या चल रहा है, कहानी हर किसी को पता है. बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक, कि टॉपिक से क्या निकल के आ रहा है हमारे लिए. ठीक है. सो फर्स्ट, बिफोर मूविंग अहेड on the topic, let's look onto the map first, because map is really important for you. Sorry. So if you can see the map, so this is the map. ठीक है, and this is your African continent. If I outline this for you, and this is the Horn of Africa. This is the Horn of Africa. This is your African continent. Let me just draw the borders for you. ठीक है. And मैं अगर बात करूं तो अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो है ये पोर्शन, इफ यू कैन सी, इफ यू कैन लाइक जूम योर स्क्रीन, तो ये जो लेक है ना गाइज, यहां पे जो मैंने शेड किया हुआ है, दिस वन इज योर Lake Victoria. This is your Lake Victoria. Now we should know one thing, that Lake Victoria से आपका इक्वेटर पास होता है. Because we are learning about this nation, so we should know its neighboring concepts as well. So this is your 0 degree equator. अच्छा, एक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सूडान से पास होता है या नहीं होता? यस और नो. आपको मुझे ये आंसर करना है. ठीक है. So let's first look on to the neighboring countries of Sudan, because this country is in news. तो न्यूज़ में रहने की वजह से ये कंट्री अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है. अच्छा, यहाँ पे आपका है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी. ठीक है. दिस इज योर सूडान. इट्स कैपिटल इज खार्तूम. कैपिटल इज खार्तूम. Now, if I tell you about the neighboring countries, so we have Egypt, we have Eritrea, we have Ethiopia, we have South Sudan, we have Central African Republic, we have Chad, we have Libya. So, मैं अगर आपको इसको लर्न करने का एक टेक्निक सिखाऊं, so we'll use mnemonics method. So we'll take L as in Libya, E से ले लेते हैं हम Egypt, फिर E से ले लेते हैं हम दिस कंट्री विच इज़ एरिट्रिया, ER ले लेते हैं इसको फॉर अ बेटर कन्वीनियंस. इथोपिया से ले लेते हैं हम ET. साउथ सुडान से ले लेते हैं हम SS विच इज़ योर साउथ सुडान. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन से ले सकते हैं हम लोग CAR. चैड हो गया C. ठीक है. सो यू कैन मेक योर ओन निमोनिक्स लाइक दिस, राइट, कि LE ER ET SS CAR C. ठीक है. सो
Libya, Egypt, Eritrea, Ethiopia, South Sudan, Central African Republic and Chad. So these are the neighboring countries of Sudan. यहाँ पे दो बहुत ही important सी है. First one is your Red Sea, as you can see over here. This is your Red Sea. ठीक है. अच्छा, यहीं से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां से सी रूट है. यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट आता है. यू हैव टू नेम दी सी रूट जो यहां से पास होती है. ठीक है. लेट्स लुक ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड. सो टॉपिक से जाने से पहले हम लोग जानेंगे इसके बारे में, अबाउट द बैकग्राउंड फर्स्ट, राइट, कि मतलब जो न्यूज़ में चीज़ें चल रही हैं वो क्या चल रही हैं. ठीक है. सो कन्फ्लिक्ट जो है, अच्छा हाँ गाइस, मैंने आपके लिए इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है. तो जो हमारे भाई बंधु, जो हमारे दोस्त साथी हैं, वो उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, तो उन लोगों के लिए मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है. ठीक है. लेट्स लुक ऑन टू द एस्पेक्ट नाउ. कन्फ्लिक्ट, यहां पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है सूडान में. तो देखते हैं इसकी रूट कॉज क्या है. ठीक है. सो कन्फ्लिक्ट इन सूडान हैज इट्स रूट्स. इसकी जो जड़ है वो क्या है कि इनको ओवरथ्रो करना है, इनको हटाना है प्रेसिडेंट उमर अल बशीर बाय वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट. सो क्या हो रहा है कि सूडान में जो प्रेसिडेंट है अल बशीर, उनको ओवरथ्रो करने की बात की जा रही है. और यहां पे कंसेंसस है, किसकी? पॉपुलेशन की, जनता की. ठीक है. तो ये बेसिकली कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको हटाने की बात चल रही है यहां पे. क्यों, आगे देखते हैं. तो जब ये बात चल रही थी तो दिस लेड टू एन एग्रीमेंट, एक समझौते पे आए बिटवीन मिलिट्री, जो वहां की आर्मी है, मिलिट्री एंड प्रोटेस्टर्स. मतलब जो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो वहां पे मिलिट्री है, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ. क्या समझौता हुआ देखते हैं. अंडर विच, जहां पे की पावर शेयरिंग बॉडी कॉल्ड द सॉवरेनिटी काउंसिल विल बी मेड. तो ये काउंसिल है जो कि बनी, एंड दिस इज द पावर शेयरिंग बॉडी. ये आपकी पावर शेयरिंग बॉडी है. हाउएवर द मिलिट्री ओवरथ्रू, जो ये मिलिट्री थी, इसने जो वहां की तत्कालीन सरकार थी, जो वहां की ट्रांजिशनल गवर्नमेंट थी, लेड बाय अब्दुल्ला हमदुक, with Burhan becoming the de facto leader of the country and Dagalo his second in command. मतलब कि जो मिलिट्री है उसने भी जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है वहां की, जो कि ये आदमी लीड कर रहा था, उसको भी हटा दिया. तो अब ये देखिए कि वहां पे बेसिकली कह सकते हैं कि वहां पे कूप हो गया है. वी यूज अ टर्म विच इज कूप, और I'm sorry, this is called military coup to be specific. This is called military coup. अगर मैं मिलिट्री कूप की बात करूं तो अगर आप लोगों ने एक साल का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है, सो म्यांमार जो कि साउथ एशियन नेशन है, वहां पे भी मिलिट्री कूप हुआ है. वहां पे भी मिलिट्री कूप हुआ है. जो वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन सान सू की,
उनको हटा के जो वहां पे मिलिट्री है, जो वहां की आर्मी है, वो करेंटली वहां पर अभी रूल कर रही है। ठीक है, सो ये हल्का सा बैकग्राउंड है कि कहानी में चल क्या रहा है। जो कंट्री है सूडान, उस कंट्री में क्या चल रहा है, तो बेसिकली ये वहां का बैकग्राउंड है। नाउ अच्छा, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो ले सकते हैं। लेट मी जस्ट इरेज दिस फर्स्ट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। सो इसी से मिलता जुलता टॉपिक निकल के आता है ऑपरेशन कावेरी इन सूडान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ऑपरेशन कावेरी इज लिंक्ड टू विच कंट्री। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इसका आंसर है, क्योंकि ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान में है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में कि ऑपरेशन कावेरी में है क्या एक्चुअली। सो इंडिया, हमारा प्यारा भारत, इंडिया हैज स्टार्टेड ऑपरेशन कावेरी टू इवैक्यूएट इट्स नेशनल्स, मतलब कि वहां पे जो इंडियंस रह रहे हैं उनके लिए, जो इंडियन ओवरसीज हैं उनके लिए, owing to the current crisis in Sudan, around 3000 Indians, अच्छा ये तो चलो ठीक है, न्यूज है, इंक्लूडिंग द कैपिटल विच इज खार्तूम। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी इज अ कोड नेम, दिस इज बेसिकली अ कोड नेम फॉर इंडियाज इवैक्यूएशन। मतलब कि एक तरह से ऑपरेशन कावेरी जो है वो एक तरह से कोड के माध्यम से इसको कहा गया है। क्यों? इवैक्यूएट करने के लिए, लोगों को वहां से रिपैट्रिएट करने के लिए। ठीक है, दिस देयर इज अ वर्ड विच इज कॉल्ड रिपैट्रिएट, रिपैट्रिएट और रिपैट्रिएशन। So repatriation is something when we when we do something for our countrymen to bring our people back to our nation. ठीक है, that is called repatriation. Effort to bring back its citizens stranded in the Sudan amid intense fighting between the army and the rival paramilitary forces there. Now जो हमारी इंडियन नेवी है, जो हमारी इंडियन नेवी है, उसका एक कह सकते हैं जहाज, जो आईएनएस सुमेधा, आईएनएस सुमेधा, ये और दो इंडियन एयरफोर्स के C-130J स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं। तो यू कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम कि आईएनएस सुमेधा बेसिकली अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो वो न्यूज में क्यों था? मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं, फिर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। एक मिनट बस। ठीक है, नेक्स्ट सूडान की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, सूडान थोड़ा सा ड्राइंग यहाँ वहाँ हो सकती है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर। ठीक है, ये आपका अफ्रीका है नीचे जाके। सो यहाँ पे आपका कुछ सूडान लाई कर रहा है। अगर मैं ड्रॉ करूँ ऐसे कुछ, ठीक है, दिस इज योर सूडान, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, और यहाँ से जो मैंने आपको बताया था
जहाँ से कैनाल जा रही है, दिस इज कॉल्ड सुएज कैनाल, जो यहाँ से जा रही है फ्रॉम योर रेड सी टू मेडिटेरेनियन सी, यहाँ से जा रही है ये सुएज कैनाल। ठीक है, सो लेट्स हैव अ प्रॉपर रिकैप नाउ। कौन कौन सी कंट्रीज थी इसके आसपास? इसके आसपास थी एरिट्रिया थी, इथोपिया थी, इसके आसपास लिबिया थी, और भी कंट्रीज थी। सो नेम दोज कंट्रीज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। फिर यहां पे आपका लेक विक्टोरिया था, जो कि इक्वेटर से हो रहा है पास। ठीक है, अच्छा, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Let's move on to our next topic. Understanding temperature anomalies. This comes under your GS 1 and 2, दोनों में आ जाएगा, Geography section। 2 नहीं, I'm sorry, GS 1 and 3। 3 क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक। ठीक है, सो ये आपका ज्योग्राफी में आ गया। सो हम समझने की कोशिश करते हैं कि एनोमलीज का मतलब क्या है। एक टॉपिक पकड़ लेते हैं पहले, एनोमलीज। ये एनोमलीज एक्चुअल में है क्या? सो फॉर एग्जांपल, किसी भी जगह का अगर तापमान, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल लूँ कि दिल्ली, ठीक है, मान लेते हैं, हम बस मान रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, कि दिल्ली का जो एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, वो 29 डिग्री तक रहता है। ठीक है, अब अगर वो 29 ना रह के अगर वो 31, 30, 32 तक पहुंचे, तो ये जो टेम्परेचर का जो ये अंतर है, इसको हम बोलते हैं एनोमलीज। राइट गाइस? नाउ इसी से एक मिलता जुलता टॉपिक है एल नीनो, बिकॉज टेम्परेचर एनोमलीज न्यूज में है, तो एल नीनो भी न्यूज में है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एल नीनो में होता क्या है। सो अगर मैं एल नीनो की बात करूं तो दिस इज बेसिकली अ स्पैनिश वर्ड। स्पैनिश वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है द चाइल्ड। अब क्यों है, कैसे है, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग, बस होता है। ठीक है, नाउ नॉर्मल ईयर जो साल होते हैं, उनमें क्या होता है कि इक्वेटर, जो इक्वेटर है वहां पे विंड्स गैदर हो जाती हैं, वार्म वाटर पूल्स टुवर्ड्स द वेस्ट। जो वार्म वाटर है वो वेस्ट की तरफ आकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, यहां पे आके आपका वेस्ट की तरफ आके आपका वार्म वाटर यहां पे आके आपका जमा हो जाता है। ठीक है, पेरू, दिस इज योर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, सो पेरू कोस्ट, जो पेरू का कोस्ट है, यहां पे आपका पड़ेगा पेरू। ठीक है, यहां पे क्या है कि कोल्ड वाटर अलोंग द साउथ अमेरिकन कोस्ट एक्यूमुलेट्स। यहां पे कोल्ड वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड एज यू नो दैट जो कोल्ड वाटर यहां पे एक्यूमुलेट हो गया है वो हॉट वाटर की तरफ जाता है। दिस इज अ नॉर्मल ईयर जो होता है। नाउ अगर किसी साल में एल नीनो हो जाए तो क्या होता है, लेट्स सी।
एल नीनो के टाइम पे सेम इसका उल्टा होता है, सेम इसका उल्टा होता है। जो ईस्टर्ली विंड्स होती हैं, जो ईस्टर्ली विंड्स होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, दैट बिकम वीक, ठीक है, दैट बिकम वीक, ठीक है। एंड देन कमजोर पड़ने के बाद क्या होता है, वो वार्म वाटर जो कि पहले वेस्ट में एक्यूमुलेट हुआ था वो अब जाके ईस्ट में चला जाता है। एज यू कैन सी हियर, जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास पानी है ये जाके आपका ईस्ट में चला गया है। कहां पे चला गया है? ईस्ट में, ठीक है। सो जब वार्म वाटर जब ईस्ट की तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं हम एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो इफेक्ट। नाउ जो मैंने बताया अभी स्लाइड में आपको इससे पहले वही लिखा है यहां पर। जो एल नीनो है, term basically means the child, as we have told you, it's a Spanish word. When the tropical South Pacific Ocean experiences high pressure, alternatively the tropical Indian Ocean experiences low pressure. क्या मतलब है? जो साउथ पैसिफिक ओशियन है वहां पे हाई प्रेशर बिल्डअप होता है और जो इंडियन ओशन का रीजन है दैट एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर। आई विल शो यू वंस अगेन। तो यहां पे अगर आप देखें जो ये वाला कोस्ट है यहां पे, ठीक है, ये जो रीजन है यहां पे लो प्रेशर हो जाएगा जो इंडियन ओशन का रीजन है, और यहां पे आपका हाई प्रेशर हो जाएगा। नाउ however these pressure conditions are sometimes reversed and results in low pressure in the Pacific and alternatively high pressure in the Indian Ocean. So ये जो चेंज हो रहा है बार बार यहां से वहां वहां से यहां, this is a periodic change in pressure conditions which is referred to as southern oscillation. इसका पूरा नाम है southern oscillation El Nino। इसका पूरा नाम है southern oscillation El Nino। सो एल नीनो जो है, जो एल नीनो है वो इफेक्ट करता है, वो प्रभाव डालता है इंडिया के नॉर्मल मॉनसून ईयर्स में। जो मॉनसून अभी आने वाला है जुलाई अगस्त के टाइम में, उसमें ये बहुत इफेक्ट करता है जो एल नीनो है, ठीक है। द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। क्या होता है, लेट्स सी। The coast of Peru in South America has high pressure। जो पेरुवियन कोस्ट है वहां पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। एंड देन द रीजन नियर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। Ultimately what will happen? The Indian Ocean is warmer now than the adjoining oceans and so has रिलेटिवली लोअर प्रेशर। क्या हो रहा है यहां पे कि जो साउथ अमेरिकन कोस्ट है, जो आपका पेरुवियन कोस्ट है, पेरुवियन कोस्ट, वहां पे हाई प्रेशर बन रहा है, ठीक है, वहां पे आपका हाई प्रेशर बन रहा है, और जो इंडियन ओशियन रीजन है वहां पे आपका लो प्रेशर बन रहा है। इंडियन ओशियन रीजन में वहां पे आपका लो प्रेशर बन रहा है। हेंस इसलिए जो हवा आ रही है जिसमें मॉइस्चर है, जिसमें नमी है, ठीक है, जो हवा आ रही है जिसमें मॉइस्चर है वो मूव करेगी कहां? वो मूव करेगी फ्रॉम द वेस्टर्न पैसिफिक टू द इंडियन ओशियन, फ्रॉम द वेस्टर्न पैसिफिक टू द
इंडियन ओशियन, मतलब कि यहाँ पे आपका है कुछ वेस्टर्न पैसिफिक और आपका यहाँ पे है इंडियन ओशियन। सो जो हवा है वो यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेंगी, इस तरफ की ओर, ठीक है, टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है। नाउ द प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहां पे जो प्रेशर है, वहां का प्रेशर बहुत ही लोअर है देन ऑन द इंडियन ओशन। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों है कि जो लैंड मास है इंडिया का वहां पे कम प्रेशर है देन दैट ऑफ इंडियन ओशन रीजन? बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड, यहां पे एक कंसेप्ट आता है, just a minute, let me tell you. Concept called heat capacity. ठीक है, सो लैंड की जो होती है हीट कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा होती है देन दैट ऑफ अ वाटर, इसीलिए जो लैंड मास है इंडिया का वो ज्यादा जल्दी गर्म होता है, ठीक है। एंड सो द मॉइस्चर लैडन विंड्स मूव फर्दर फ्रॉम ओशियन टू द लैंड्स। सो जो जिन हवा में नमी है वो हवा ओशियन से हटके अब इंडियन लैंड मास पे आ रही है, ठीक है। जो ये इंडिया है यहाँ पे आपका इंडियन ओशन रीजन है, तो यहां से हवा इस तरफ को जा रही है, ऊपर की तरफ को। एल नीनो के इफेक्ट्स कुछ देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल नीनो रिजल्ट्स इन द राइज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर। जो तापमान है, जो तापमान है सी का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एल नीनो के होने से। और क्या होता है, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स बहुत ही कमजोर पड़ जाती हैं, जो ट्रेड हवाएं हैं वो बहुत ही कम पड़ जाती हैं। एंड इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया इट कैन ब्रिंग अबाउट ड्रॉट, सूखेपन, यहां पे सूखापन भी आ सकता है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में। दिस अफेक्ट्स द क्रॉप प्रोडक्टिविटी लार्जली। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड certain times that El Nino may not bring drought but cause heavy rainfall. In both the cases it causes heavy damage. मतलब कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जब भी एल नीनो आएगा तो दो चीजें होती हैं, या तो बहुत ज्यादा सूखापन आ जाएगा या तो बहुत ज्यादा वहां पे देखने को मिलेगी बारिश, ठीक है। सो ये दो चीजें होती हैं। अच्छा, ये अगर दो चीजें हो रही हैं तो क्या हम ये चीज कह सकते हैं कि ये हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारा फूड इंडस्ट्री है, जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, उस पर ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी? हम ये चीज़ कह सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो इट विल अफेक्ट फूड सिक्योरिटी, भाई जब सी लेवल राइज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जब सी लेवल राइज हो रहा है तो जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं जो कि कोस्टल रीजन में रहते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे गोवा हो गया, ठीक है, जितने भी यहाँ पे स्टेट्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे सी लेवल के लिए। वहाँ पे सी लेवल राइज करेगा तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको रहने में दिक्कत होगी, तो जो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी वो भी इफेक्ट करेगी, तो वहाँ पे जो लिविंग वहाँ पे कंडीशन है वो वहाँ पे खराब होगा, ठीक है, लिविंग कंडीशन खराब होगा। हाइजीन वहाँ पे कम हो जाएगा, जो स्टेट्स में हाइजीन होती है वो कम हो जाएगा। सो एक चीज़ से लिंक हर एक चीज़ हो रही है, आप ये देखिए, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, हम आ गए फूड सिक्योरिटी पे। सो एल नीनो की वजह से
फूड सिक्योरिटी भी अफेक्ट हो रही है, फूड सिक्योरिटी भी अफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे विच कम्स अंडर योर जीएस पेपर 3 अंडर साइंस एंड टेक, अंडर साइंस एंड टेक. So this is basically about the genome sequencing, about the genome sequencing. So we'll try to understand, हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिनोम क्या होता है, उसकी सीक्वेंसिंग क्या होती है, क्या इंडिया ने ऐसा स्टेप लिया है जिनोम सीक्वेंसिंग को देखने के लिए, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है. सो अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना है, यू कैन गो थ्रू दिस आर्टिकल. अगर किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है वो देख सकता है, बट मैंने अपने नोट्स बनाए हैं जो कि आई विल शो यू. किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. सो हम देखते हैं जो ह्यूमन जीनोम है, ठीक है, जो ह्यूमन जीनोम है ये एक एंटायर सेट है. ठीक है जी, जो जीनोम है ना वो एक तरह से सेट है. किस चीज का? वो सेट है डीएनए का. किसका? डीएनए का. और डीएनए कहाँ होता है? अगर किसने बायो अच्छे से पढ़ी हो तो डीएनए कहाँ होता है? डीएनए होता है आपका न्यूक्लियस में. ठीक है, न्यूक्लियस में. और ये कहाँ होता है? ये होता है आपके सेल में. सेल क्या होता है? इट इज द बेसिक फंक्शनिंग यूनिट इन आवर बॉडी. ठीक है. नाउ इट कैरीज द कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन. आपके बाल का रंग कैसा होगा, ठीक है, आपकी हाइट क्या होगी, आपका रंग कैसा होगा, आपकी आंखों की जो जो आपका आंखों का रंग है वो कैसा होगा, आपके नाखून कैसे होंगे, सो फार एंड सो फोर्थ. ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ऊपर, मींस आपके डीएनए के ऊपर बहुत ज्यादा. सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना हो. द डीएनए, जो डीएनए, लेट मी यूज द ब्लैक पेन. ये ठीक है. द डीएनए कंसिस्ट्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. अगर किसी को स्ट्रक्चर याद हो थोड़ा सा, अगर किसी ने पढ़ाई करी हो, ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है डीएनए का. ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है डीएनए का. लेट मी शो यू. सो दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड फिगर. ठीक है, तो ऐसा कुछ डीएनए होता है. ठीक है. नाउ द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स, इसमें जो बेस पेयर्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं सारे ह्यूमंस में. ठीक है, सारे ह्यूमंस में दिस इज आइडेंटिकल. देयर आर डिफरेंसेस इन जीनोम ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. हर एक जीनोम अपने आप में यूनिक होगा. ठीक है, हर एक जीनोम अपने आप में यूनिक होगा, तभी हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ डिसिफरिंग, इसको डिकोड करने के लिए द ऑर्डर ऑफ बेस पेयर, जो बेस पेयर अभी मैं आऊंगा, टू डिकोड द जेनेटिक फिंगरप्रिंट ऑफ अ ह्यूमन इज कॉल्ड जीनोम सीक्वेंसिंग. आपका जो फिंगरप्रिंट है, जो आपका अंगूठा है, ठीक है, इसमें कैसी लकीरें होंगी, कैसी होंगी, किस शेप की होंगी, कितनी ज़्यादा गाढ़ी होंगी,
ये सब डिपेंड करता है आपका किस पे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे, पहली बात। दूसरी बात कि हम इस चीज से, सिर्फ हम इस चीज से ये पता लगा सकते हैं आपके बारे में, कैसे? बाय जीनोम सीक्वेंसिंग, इस प्रोसेस से, ठीक है। सो ये कुछ बेसिस हैं जो कि पता होने चाहिए आपको। फर्स्ट इज योर एडेनाइन, साइटोसाइन, ग्विनाइन एंड थाइमाइन, ये चार होते हैं, एडेनाइन, साइटोसाइन, ग्विनाइन एंड थाइमाइन। The two strands are held together by hydrogen bonds. जो इनके बीच में बॉन्ड होता है ना गाइस, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। And hydrogen bond is the strongest bond, as you know. Now, between pairs such as adenine pairs with thymine, जो adenine है वो thymine से पेयर करेगा, जो साइटोसाइन है वो पेयर करेगा आपका ग्विनाइन से, ठीक है। इट विल पेयर विथ ग्विनाइन। सो ये आपका पेयर बन जाता है एक, जो एडेनाइन है इट विल पेयर विथ थाइमाइन, जो आपका साइटोसाइन है इट विल पेयर विथ ग्विनाइन। सो दिस इज हाउ द जीनोम सीक्वेंसिंग एक्चुअली वर्क्स। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई जीनोम सीक्वेंसिंग इज इंपॉर्टेंट, सो फर्स्ट पॉइंट वुड बी यू कैन डेसिफर, मतलब कि अगर मैं हिंदी में बोलूं तो आप इससे किसी का भी फिंगरप्रिंट आप इससे निकाल के उसके बारे में जान सकते हैं, सिर्फ इसकी वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों ने अगर फॉरेंसिक लैब देखी हो या सुना हो कभी उसके बारे में अगर, तो वहाँ पे भी इस सीक्वेंसिंग का बहुत यूज़ होता है किसी भी कल्प्रिट को पकड़ने के लिए या फिर किसी बारे में जानने के लिए। लैब्स हो गए, फॉरेंसिक लैब्स हो गए, बहुत इसमें यूज होता है। अच्छा, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये सब मैंने बता दिया, बट स्टिल देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग हैज बीन यूज्ड टू इवैल्यूएट। जीनोम सीक्वेंसिंग जो है ये यूज हो रहा है क्यों? रेयर डिसऑर्डर्स, ऐसी ऐसी बीमारियां जो हम इंसान नहीं जानते हैं, उन सब के बारे में जानने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। Preconditions for disorders and even cancer from a viewpoint of genetics rather than disease of a certain organs। मतलब कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो है, जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो रेयर डिजीजेस को आइडेंटिफाई, मतलब कि हिंदी में बताऊं तो को पहचानने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा ये यूजफुल है, ठीक है। सो अगर मैं एक आपको स्टेटमेंट दूं ट्रू और फॉल्स का, जो कि एग्जाम में बहुत आता है, ट्रू और फॉल्स, कि जीनोम सीक्वेंसिंग इज यूज्ड टू फाइंड रेयर डिसऑर्डर्स और रेयर डिजीजेस, सो इट इज ट्रू, ठीक है। In public health, however, sequencing has been used to read the codes of viruses such as Ebola virus, SARS-CoV-2 virus, ठीक है। सो अभी हम लोग के जो इंडिया है वहां पे इंसाकॉग के नाम से एक ये कंसोर्टियम है, जहां पे कि सारे जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा इकट्ठा होता है और वहां से जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। So this is your INSACOG. This stands for Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortia. India SARS-CoV-2 Genomics Consortia. ठीक है।
अच्छा, एक बात मेरे को पूछी थी आप लोगों से। सार्स CoV-2 के बारे में तो सब कोई जानते ही हैं। सार्स CoV-2 बहुत सुना है, 2020 में 21 में सुना है। अच्छा, कोविड-19 और सार्स CoV-2 में क्या फर्क है? आप पहले मुझे ये बताइए इन द कमेंट सेक्शन। मैं ये पढ़ना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि डिजीज एंड वायरस में क्या फर्क है। आप मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? बेस्ट आंसर I will be reading out in my next session. And please guys, if you are watching this video, give this video a thumbs up. नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये कुछ मेरे आज के मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। दीज आर दी मिसलेनियस टॉपिक्स। पहला, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। सो द प्राइज इज अवॉर्डेड एनुअली। हर साल ये प्राइज मिलता है। पहला बनता है स्टेटमेंट कि इज द प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली और नॉट। सो यस, ठीक है। फ्रॉम द ग्रासरूट्स ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, मतलब कि जो पर्यावरण के लिए कुछ करते हैं बहुत बड़ा, अपने नेचर के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, उनके लिए बेसिकली ये अवार्ड है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। एंड one from each of the world's 6 geographic regions: Africa, Asia, Europe islands and island nations, North America, South, Central America. So 6 geographic location से, 6 जगहों से ये एक एक अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। One from each of world's 6 geographic regions, ठीक है। दिस अवार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन नोबल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाइज कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, और बच्चे क्या करते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं फिर। तो ग्रीन नोबल ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ये ना देकर, ठीक है, ये ना देकर बोल देगा अच्छा बताओ ग्रीन नोबल क्या है, व्हाट इज ग्रीन नोबल प्राइज। अब आप लोग तो ये जाओगे पढ़ के, है ना, ये नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए ग्रीन नोबल के बारे में जानना जरूरी है। सो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये और दोनों एक ही मतलब है इसका, ठीक है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज एंड ग्रीन नोबल बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक। All right. Next topic. This was our topic number 1. Next topic is our certain trees and crops that are native to India. कोई पेड़ पौधे हैं जो कि अपने भारत में ही है, लोकल है वहां पे, they are native to India, have been found to be effective in combating air pollution. अच्छा जी, बहुत बढ़िया। देखिए, भारत में कुछ पेड़ पौधे ऐसे पाए गए हैं जो कि एयर पोल्यूशन को
रोकने में बहुत ज़्यादा लाभदायक वो हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, द लेवल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एक तरह का ये एसिड होता है एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसका जो लेवल है, ठीक है, इसका जो माप है इन प्लांट्स डिटरमाइंस देयर टॉलरेंस अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पॉल्यूटेंट्स। मतलब कि द हायर द एस्कॉर्बिक एसिड, किसी भी प्लांट किसी भी पौधे, किसी भी पेड़, ठीक है, अगर इनमें एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में होगा तो द हायर द टॉलरेंस, मतलब कि वो ज्यादा शक्तिशाली हैं किसके लिए? एयर पोल्यूशन को कंबैट करने के लिए, एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए। सो एस्कॉर्बिक एसिड स्टेटमेंट, एस्कॉर्बिक एसिड इज लिंक्ड विथ एयर पोल्यूशन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने आप को आप लिंक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ट्रीज विथ हाई एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स, APTI, दिस इज अ टूल, अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। साइंस टेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है द हिंदू का। APTI, which is your air pollution tolerance index. This is a index and it is used to assess the tolerance capacity of a tree and a crop species against air pollution. मतलब कि ये इंडेक्स ये दर्शाता है, जो APTI है, जो आपका एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स एक टूल है, ये एक तरह का ऐसा टूल है जो कि बताता है कि किसी भी पौधे की या किसी भी पेड़ की, ठीक है, उसकी क्या टॉलरेंस लेवल है, उसकी क्या कैपेसिटी है एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, ठीक है। सच एज पीपल, हम लोग की भारतीय समाज में पीपल का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। पीपल हो गया, नीम हो गया, ठीक है, आम हो गया, आम के जो पत्ते होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एंड क्रॉप्स लाइक मेज, ठीक है, फिर पी, सैफ्लावर, तो ये सारी चीजें, ये क्रॉप सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू कम्बैट एयर पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इन सब में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है, एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड इज योर विटामिन सी, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है इज इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेटिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोसेस, ये एक तरह का प्रोसेस है जहां पे कि पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, यूजिंग सनलाइट, यूजिंग सनलाइट, ठीक है। सो एस्कॉर्बिक एसिड, जो ये एसिड है जो कि एयर पोल्यूशन को कंबैट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट में, ये इन्वॉल्व है इन रेगुलेटिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन, ascorbic acid is related in regulating photosynthesis, true or false? False? नहीं, true. Ascorbic acid is involved, is regulating, sorry, in regulating the photosynthesis, ठीक है। Hormone biosynthesis and regenerating other antioxidants, मतलब कि जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको रीजनरेट करने के लिए भी ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट मैं जरा ये रब कर दूं, फिर अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है।
All right, let's move on. Now, governor. Next topic, governor. So, Supreme Court, the Honorable Supreme Court of India, the Honorable Supreme Court of India said that governors should clear bills passed by the legislative assemblies. ये न्यूज़ है, ठीक है, ये न्यूज़ है आपका, दिस इज योर न्यूज़. अब इस न्यूज़ से हम लोग कंटेंट निकालेंगे. क्या निकालेंगे? कंटेंट निकालेंगे. सो इससे आता है आपका आर्टिकल 200. सबसे पहले हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारतीय संविधान है, उसमें अनुच्छेद 200 में जो आर्टिकल 200 है उसमें लिखा हुआ है कि क्या, गवर्नर्स, इट गिव्स गवर्नर्स, जो गवर्नर्स हैं उनको पावर देता है टू ईदर ग्रांट द एसेंट ऑन द बिल, मतलब कि किसी भी बिल पे अपना उस पे अपना ग्रांट देना, उस पे अपनी हामी या नामी भरना, या विथ होल्ड कर लेना, उसको रख लेना, ठीक है, और रिजर्व द बिल फॉर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन इन सर्टेन केसेस. इन certain cases, the governor, most important, the governor may return the bill if it is not a money bill. Condition, subject to the bill. अगर मनी बिल नहीं है, अगर मनी बिल नहीं है तो गवर्नर जो है वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं. अगर नहीं है तो कैसे? Requesting the houses to reconsider the bill. ठीक है, if such a bill is passed, अगर कोई ऐसा बिल असेंबली से पास हो जाता है by the houses, ठीक है, with or without amendment and presented to the governor for assent, the governor shall not withhold the assent. मतलब कि अगर गवर्नर है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये गवर्नर है और ये स्टेट असेंबली है, ठीक है, ये आपकी स्टेट असेंबली है, ठीक है, अगर कोई बिल यहां से पास हो गया है, ठीक है, और फिर ये गवर्नर के पास गया है, तो गवर्नर इसको अपने पास रख नहीं सकते, उनको एसेंट देना ही देना होगा, ठीक है. गवर्नर शैल नॉट विथहोल्ड द एसेंट, इट हैज टू गिव इट्स आंसर ईदर इन यस और ईदर इन नो. नाउ इसी से मिलता जुलता एक आर्टिकल इसी न्यूज पे निर्धारित, इसी पर एक आर्टिकल 355 355 आर्टिकल 355 says that it shall be the duty of union to ensure, यहां पे बात हो रही है यूनियन गवर्नमेंट की, to ensure that the government of every state is carried in the accordance with the constitution. Most important, so it is the duty of union government as per अनुच्छेद 355 as per article 355 that union government has to make sure that every state is adhering, मतलब कि हर एक जो स्टेट है, हर एक जो राज्य है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से उस पे ही चल रहा है, ठीक है. दिस प्रोविजन जस्टिफाइज द invasion of provincial field by the union government and the proclamation of the president's rule under article 356 in a state.
इफ द गवर्नर, अगर गवर्नर वॉयलेट करता है आर्टिकल 200 को, जो हमने अभी पढ़ा आर्टिकल 200 यहां पर, ठीक है, इफ द गवर्नर वॉयलेट्स आर्टिकल 200 एंड सिट्स ऑन द बिल, वो कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है, अगर किसी भी गवर्नर ने अपना एसेंट नहीं दिया और उस बिल को अपने पास ही रखा, ठीक है, उस पर भी कोई एसेंट नहीं दिया है, तो क्या होगा, he or she is creating a situation where governance of the state cannot be carried in accordance with the Indian Constitution. In such a situation, ऐसे स्थिति में the government of the state has constitutional duty to invoke Article 355. The government of the state has the constitutional duty to invoke Article 355 and request the Honorable President of India to give suitable instructions to the governor. ठीक है, in this particular article हमें ये जानना है, हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी गवर्नर अगर अपना एसेंट विथहोल्ड करता है, उस पर वो अपनी यस और नो नहीं देता है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 355 इन्वोक कर सकती है, ठीक है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट कर सकती है किससे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट से, क्या, कि इस बिल पर, ठीक है, इस बिल पर एक सुटेबल इंस्ट्रक्शन दिया जाए, ठीक है, इस बिल पर एक सुटेबल इंस्ट्रक्शन दिया जाए। मैं जरा ये इरेज कर दूं ताकि आप लोग एक बार देख लें, और अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। ठीक है, all right, let's move ahead, and by this we come to the end of our session. ये हमारा लास्ट स्लाइड था आज का, ठीक है। आई होप जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, पेपर डेली में पढ़ रहा हूँ, उसमें आपके लिए कंटेंट निकाल रहा हूँ, जो यूजफुल कंटेंट है वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि डेली बेसिस पे गाइस, डेली बेसिस पे कीप मेकिंग योर नोट्स, कीप मेकिंग योर नोट्स, और नोट्स ऐसे नहीं कि डेट वाइज बना रहे हैं, हाँ भाई आज अप्रैल 1 है, आज अप्रैल 2 है, नहीं, ऐसे नहीं करना नोट्स, ठीक है। आपको नोट्स बनाने हैं सब्जेक्ट वाइज। मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, तो यार डेट वाइज नोट्स तो मत बनाओ, पहली बात। दूसरी बात, सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाओ। मैं आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही मैं बता देता हूं कि ये टॉपिक किससे है, ज्योग्राफी से है, साइंस टेक्स्ट से है, हिस्ट्री से है, पॉलिटी से है, इंटरनेशनल रिलेशन से है, या किससे है। तो आपका क्या काम है, आप 3-4 नोटबुक्स लीजिए, ठीक है, एक बना लो अपनी पॉलिटी की, एक बना लो अपनी साइंस टेक की, एक बना लो अपनी ज्योग्राफी की, और टॉपिक जो जो मैं यहाँ पे कवर होते हैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, उनको आप इसमें लिख लिया करो। तो नोट्स आप लोग ऐसे बनाओ। इससे क्या होगा, इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जब एग्ज़ाम आएगा ना, तो आपको डेट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी नोटबुक्स खोल सकते हो, ठीक है। सो फॉलो दिस मेथड, ये मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये गाइस कि फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, और आपके कोई भी अगर फीडबैक्स हैं, so do not hesitate, use the comment section below and you can give us the valuable feedbacks of yours, ठीक है। alright, so इसी के साथ मैं ये आज का सेशन एंड करना चाहता हूं। हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योर्स, विल मीट सून।